नहीं तो आप कह रहे हैं कि हम भाई भाई हैं, तो कम से कम अगर एक भाई गलती कर रहा है तो एक भाई को तो सामने आके पहल करना चाहिए ना कि आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो बार बार मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप अपने अधिकार में विस्तार करने के लिए मांग कीजिए जी। हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन ये इनके नेता जो शीर्ष के नेता लोग हैं जी। वे बार बार कहते हैं कि नहीं हमें पहले से एसटी थे, हमको एसटी कैटेगरी ही चाहिए। आप कह रहे हैं कि सुलह होना चाहिए, शांति स्वरूप होना चाहिए, तो ये बात कहाँ पे होगी? ये बात तो टेबल टॉक पे होगा ना, टेबल में बैठने से बात बनेगा ना। यदि वो रेल टेका कर रहे हैं तो आप भी बाइक रैली निकाल रहे हैं या फिर उलगुलान कर रहे हैं और भी रैली कर रहे हैं, तो ये तो और एक तरह से भड़काव हो रहा है ना, तो फिर ये शांति कैसे बहाल होगा? ये टेबल टॉक होना चाहिए ना। टेबल टॉक तो इन लोगों को सोचना चाहिए था ना जी। जब वो किए तो हम पीछे क्यों रहे? आज ये आमना सामना क्यों, जब एक ही राज्य के हैं, मूलवासी हैं, तो आमना सामना टकराव की भावना क्यों? देखिए, इसमें जो अगुवा है और जो राजनीति पार्टी से हैं जी, ये उन लोगों की चाल है भाइयों को लड़ाने की। आदिवासी समाज बार बार आंदोलन करे, क्या जताना चाह रहे हैं कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं? देखिए, इसमें ताकतवर की बात नहीं है जी। हम उनसे ज़्यादा दबे कुचले हुए लोग हैं जी। आखिर जब 1950 में जब उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया जी, तो कुछ देख के ही रखा गया। झारखंड में जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया रहता है। एक मुद्दा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो मुद्दा है कुर्मी वर्सेस आदिवासी। कुर्मी समाज 20 तारीख को रेल टेका डर छेका आंदोलन किए और उसके बाद उनके प्रतिक्रिया में आदिवासी समाज जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ वकील केंद्रीय सरना समिति के सचिव राकेश जी हैं, इनसे जानेंगे। राकेश जी, सभी से पहले तो जोहार जी। कुर्मी समाज एक दिन रेल टेका किए अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए, जो वो 75 सालों से करते आ रहे, जैसा उनका कहना है। आदिवासी समाज इसमें बार बार आंदोलन करके क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, एक कहावत आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान जी, रसरी आवत जात से शिल्पत पड़त निशान जी। इसका अर्थ है कि अगर आप बार बार अभ्यास कीजिएगा जी, तो, और आप देखे होंगे कि कुआं पे अगर सील मतलब रस्सी जब जो पत्थर होती है वो बार बार खींचने से अगर वहाँ पे आते जाते रहता है तो वहाँ पे रस्सी का निशान पड़ जाता है। तो यही चीज़ है कि वो लोग एक दिन जोर का डंका मारे तो उससे कुछ नहीं होता। आप बार बार अभ्यास कीजिएगा, बार बार प्रयास कीजिएगा, तब वो काम सफल होता है। तो आप क्या करना चाहते हैं? हमारा काम यही है कि सरकार से हम लोग बार बार हम लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये बार बार हमारा तब सफल होगा, तब सरकार चेत जाएगा कि यदि अगर हम कुर्मी को गलती से भी अगर एसटी दर्जा देते हैं जी, तो ये समाज हमें नहीं छोड़ेंगे। आदिवासी जो समाज है, जो मूल आदिवासी है, ये सरकार को नहीं छोड़ेंगे जी। तो सरकार को ये भाव इनको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आदिवासी समाज हमेशा एक दिन से ही नहीं रुकेगा, ये हमेशा लगातार निरंतर बिना थके बिना रुके आंदोलन करता रहेगा। यदि अगर वो इस तरह का मानसिकता अगर दिमाग में भी लाते हैं तो उस मानसिकता को सरकार वो लाना बंद कर दे। लेकिन बात ये है कि कुर्मी समाज जो है वो तो कहते हैं कि हम अपना अधिकार की बात कर रहे हैं, संरक्षण की बात कर रहे हैं। आदिवासी समाज बार बार आंदोलन करे, क्या जताना चाह रहे हैं कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं? देखिए, इसमें ताकतवर की बात नहीं है जी, हम उनसे ज़्यादा दबे कुचले हुए लोग हैं जी। आखिर जब 1950 में जब उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया जी, तो कुछ देख के ही रखा गया। ऐसा नहीं कि वहाँ संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर और तमाम उससे जुड़े हुए लोग जी, वो पढ़े लिखे हुए, ऐसा इतना पढ़े लिखे हुए थे, इन कुर्मियों से तो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे होंगे जी। उन्होंने जब एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी बनाया होगा तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। उन्होंने एसटी कैटेगरी में आने के लिए जो आर्ताएं होती थी तो वैसे लोगों को एसटी कैटेगरी में रखा। जो एससी समुदाय के जो जिनको छूत की भावनाएं से देखा जाता था, जिनको अत्याचार किया गया था, उनको उस लिस्ट में रखा गया। और जो उस स्थिति से थोड़े ऊपर थे लेकिन सामुदायिक माहौल में पिछड़ी थे तो उनको पिछड़ी जाति में रखा गया। सब चीज़ को देख रेख के किया गया है। तो फिर जब हम उनसे हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं तब वो हमारा ही आरक्षण क्यों लेना चाह रहे हैं? अगर उनको संरक्षण चाहिए तो किस संरक्षण की बात करते हैं इन लोगों से पूछिए।
इन पहले तो ये बताएं कि इनका क्या संरक्षण नहीं है, तब हम उस आधार पे जवाब देंगे। जब इनके लोगों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, जब नौकरी में इन लोगों का आरक्षण है, CNT एक्ट के तहत ओबीसी का उनका कहना है कि हम पिछड़े हुए हैं, हम दबे कुचले हुए, हम हमारी जो सहभागिता है वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं है। भले राजनीतिक में है, कुछ विधायक सांसद बन गए, मंत्री बन गए हैं, लेकिन हमारी प्रशासनिक रूप से यदि कोई कहीं पे हम जाते हैं तो कोई अधिकारी नहीं मिलता हमारे कास्ट का, हमारी सुनी नहीं जाती है। यदि हम ST कैटेगरी में आते हैं तो हम उस दर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। क्या इसका इलाज बस ST कैटेगरी में आना है? क्या वो OBC वर्ग में अलग कॉलम की बात नहीं कर सकते हैं, या फिर कुर्मी समुदाय के लिए एक अलग आरक्षण की मांग नहीं कर सकते हैं? क्या आप किसी और का हक अधिकार खाइएगा? अब मैं बताता हूँ ये लोग कैसे हमसे आगे हैं। एक बात देखिए, यहाँ पूरे झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र है जी, उसमें से मात्र आपको 29 आदिवासी 29 मिलेंगे, क्योंकि एक जगह से और जो बाबूलाल मरांडी जो है वो आरक्षित से 28 है, आरक्षित से। लेकिन सोचिए कि अनारक्षित क्षेत्र बाकायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ से मात्र एक आदिवासी विधायक बनते हैं जी। लेकिन सोचिए कि कुर्मी के लिए कोई आरक्षित क्षेत्र नहीं है, लेकिन वो लोग 10 विधायक बनते हैं जी। तो क्या वे हमसे आगे नहीं है? हम लोगों को आरक्षित हैं तब जाके उतना सीट है, और अन्य आरक्षित क्षेत्र में आप सोचिए कि हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए जगह भी नहीं दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक रूप से यदि वो सक्षम हैं तो सामाजिक रूप से भी सक्षम होना चाहिए ना। बिल्कुल वो सक्षम है, लेकिन उनको राजनीति करना है। देखिए, उनको हर जगह आरक्षण है। आप नौकरी में भी पेशा में बोलिए तो नौकरी पेशा में भी वो BC1 में आते हैं। OBC में 2 वर्ग आता है, BC1 और BC2। एक्सट्रीम जो ज़्यादा अत्यंत पिछड़े वर्ग के होते हैं वो BC1 में होता है, उसमें उनको रखा गया है। तो यदि अब उस फील्ड में अगर उस कैटेगरी में अगर रह के वो नहीं कर पा रहे तो वो लोग तो बयानबाजी कर रहे हैं कि हम लोग 100% ला के हम लोग नौकरी कर रहे हैं। तो भाई आप 100% ला रहे हैं तो फिर आप 40% वाले लोग से काहे लड़ाई लड़ रहे हैं? लेकिन एक बात बताए राकेश जी, यदि वो आदिवासी में शामिल होते हैं तो आदिवासियों की जो संख्या है, संख्या बल के हिसाब से तो वो बढ़ जाएगी। यदि कोई मांग करनी हो या फिर सरकार पे दबाव बनाना हो तो यदि संख्या बल ज़्यादा रहेगा तो दबाव भी ज़्यादा पड़ेगा, ये भी उनका कहना है। देखिए, ये लोग आधा अधूरा ज्ञान इसीलिए देते हैं, बोलते हैं कि ये लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग संख्या बल बढ़ जाएंगे। संख्या बल बढ़ने से क्या होगा कि वही लोग सब जगह आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि वो लोग खुद कहते हैं सबका आरक्षण कैसे खा जाएंगे। वो लोग खुद कहते हैं कि हम लोग 26% हैं जी, और हम लोग इतना जाति मिल के 27% है। तो जब वो आ जाएंगे तब तो ST जब हो जाएंगे जी, तब तो जितना आरक्षित क्षेत्र में है जी वही लोग खड़ा होंगे। आपका नेता मतलब क्या बोले, वार्ड से लेके पार्षद, विधायक, सांसद सब वही बनेंगे। मतलब आपका कहना है कि जो आरक्षित सीट है जो आदिवासी को रिजर्व, उसमें भी वो घुस जाएंगे? बिल्कुल घुस जाएंगे। बिना जितना भी अभी हम लोग का CNT में जो ज़मीन है, ST जमीन को ST को ही ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब जब ये ST बन जाएंगे तब ये लोग भी खरीद सकते हैं। तो ये मतलब लोग तो अंधाधुंध खरीद आपका कहना है कि पूरी तरीके से, चाहे वो शिक्षा का हो, नौकरी का हो, या फिर जमीन का हो या सामाजिक हो, सभी तरीके से आदिवासी लाभ वही ले पाएंगे। अभी हमारा देखिए, बहुत सा ऐसा अभी के झारखंड में वैकेंसी होगा जो आदिवासी समुदाय फुलफिल नहीं कर पाया होगा, वो बैकवर्ड में अभी लगा हुआ होगा सब में। जब ये आएंगे तो वहाँ ये लोग सबको ही भरे जाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में आप देख लीजिए इनके लोग ही कहते हैं। देखिए, अभी भी यहाँ देखिए कुर्मी लोगों ने कितना पार्टी बना दिया अपने से। जेल कैम उन्होंने बनाया, JMM उन्होंने बनाया जी। लेकिन JMM सर्वसर्वा तो शिबू सोरेन थे, अब वो बाद में आए थे। उसके बाद इनके द्वारा तो कहा जाता नहीं हम ही ने बनाया, उसके बाद ये आंसू भी कुर्मियों ने बनाया। तो वो सोचिए कि 26% के जो कुर्मी एक समुदाय मात्र के, वो राजनीतिक एक पार्टी बना लेते हैं। लेकिन आज तक आदिवासी कौन सा पार्टी बनाया? और आप देखिए उसको प्रखर रूप से आगे आके कोई रहा हो, कोई ऐसा पार्टी भी नहीं बना पाया। तो आप देखिए ना, हर क्षेत्र में आदिवासी उनसे हर क्षेत्र में पीछे है। लेकिन ये जानते हैं कि अगर ST क्षेत्र में ST की सूची में आ जाते हैं तो सारा लाभ यही पाएंगे, इस वजह से ये करना चाह रहे हैं। अच्छा राकेश जी, इन सब बातों से इतर यदि हम देखते हैं, अगर हम अपना इतिहास उठा के देखते हैं तो झारखंड जो है वो शांत रहा है, किसी भी मुद्दे पे
लेकिन जब लड़ाई की बारी आई है, हक और अधिकार की बारी आई है, तो हम सब साथ में मिल के लड़े हैं, चाहे वो अंग्रेज़ों से लड़ना हो या फिर गुलामी से लड़ना हो या फिर साहूकारों से लड़ना हो या फिर लड़ना हो हमारी झारखंड की अस्तित्व की लड़ाई, झारखंड अलग राज्य मांग को लेकर हम सब साथ मिल के लड़े हैं। तो आज ये आमना सामना क्यों, जब एक ही राज्य के हैं, मूलवासी हैं, तो आमना सामना टकराव की भावना क्यों? देखिए, इसमें जो अगुआ है और जो राजनीति पार्टी से हैं जी, ये उन लोगों की चाल है भाइयों को लड़ाने की। देखिए, वो लोग अगर चाहते, जो इनके अगुआ करता है कुर्मी के, जी, वे चाहते तो कहते कि हमें संरक्षण चाहिए, जी, हमें हिस्सेदारी चाहिए, नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए, यहाँ हिस्सेदारी चाहिए। इसके लिए वो हो सकता था कि BC 1 में भी कुर्मियों के लिए एक अलग अपना मांग करते। जी, लेकिन ये सीधा सीधी ये लड़ाने की प्रवृत्ति मुझे लगती है कि वे जानबूझकर ST में दर्जा मांग रहे हैं ताकि 2 समुदाय आपस में लड़े और तीसरा को लाभ हो। क्योंकि देखिए, यही 2 समुदाय है जो झारखंड को बनाने में, झारखंड को अलग करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, प्लस झारखंड के को डेवलपमेंट करने में इन्हीं 2 समुदाय का ही जमीन, जगह, हर चीज़ गया है। इन्हीं के लोग शहीद हुए हैं, इन्हीं के लोगों का सर्वत्र बलिदान है, योगदान है, सब चीज़ है। तो इन लोगों का है कि जो बाहरी को फ़ायदा कब मिलेगा। मान लिया जाए हम दोनों भाई हैं, तीसरा को लाभ लेना हो तो क्या करेगा, आपसी में फूट डाल देगा। तो वही काम हो रहा है कि अंग्रेज वाला जो नियम था कि फूट डालो और शासन करो। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उनके नेता हैं, वो सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा आदिवासी और कुर्मी को लड़वाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल ये कर रही है कि आने वाले दिनों में यहाँ दूसरे पार्टी वाले यहाँ पे आए और अपना राज भोगे और कोई यहाँ झारखंड की कोई बात ना करे। देखिए, अभी हमारे जो जयराम महतो जी हैं, इनके बातों से पूरा आदिवासी समाज प्रभावित था। ये भी देखिए, जब ये भटक सकते हैं तो और क्यों नहीं भटक सकते हैं। ये जयराम महतो जी कल तक 1932 की खतियान की बात करते थे, स्थानीय नीति की बात करते थे, 60-40 की बात करते थे, नियोजन नीति की बात करते थे, बाहरी भाषा नहीं चलतों की बात करते थे। जब ऐसे नेता, पढ़े लिखे नेता जो PhD कर रहे हैं, ऐसे नेता जब झारखंड की मुद्दा, एक बृहद बड़ा मुद्दा को नहीं लेकर अब वो जब जातिगत मुद्दे पे आ गए हैं, तो जब ऐसे लोग जातिगत मुद्दा में आ जाएं तो हम और ऐसे लोग कहाँ हैं, कौन बचेंगे इससे? तो सोचिए, ऐसे पढ़े लिखे लोग इस मुद्दे में घसीट के आ गए हैं कि नहीं, पहले मेरे लिए जाति, फिर मेरे लिए समाज, या फिर मेरे लिए पार्टी, या फिर मेरे लिए जान। पहले होना चाहिए कि मेरे लिए झारखंड। तो अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, इधर से भी बयानबाजी हो रहा है, उस समाज से भी बयानबाजी हो रहा है, तो क्या इसका निष्कर्ष क्या देखते हैं? क्या इसका निष्कर्ष निकले? क्या दोनों में टकराव ही होगा या फिर दोनों शांत होंगे, या फिर इसका निष्कर्ष कैसे देख रहे हैं आप? इसको निष्कर्ष क्या निकाला जाए? निष्कर्ष यही होना चाहिए कि हम दोनों पहले से भाई थे जी, तो अभी भी भाई हम लोग बने रह सकते हैं जी। बस यही है कि आप अपनी मांगों को अपनी ओर रखें और आप अपना अधिकार मांगे, लेकिन हमारे अधिकार में से ना मांगे। यदि आप अपने अधिकार में से आप अपना अधिकार मांगते हैं तो आदिवासी भाई होने के नाते मैं भी आपके साथ खड़ा होऊंगा और आपके अधिकार के लिए मांग करूंगा, आपके लिए मैं लड़ूंगा। और आगे आके हम लोग अगुवाओं को, अपने एक युवाओं को, चाहे राजनीति पार्टियां भी हो अगर इसमें, तो अगर जैसे जयराम हो गए हैं और भी पार्टी के लोगों को, आप लोग ये बात रखिए कि आप लोगों को संरक्षण चाहिए तो ठीक है, संरक्षण के लिए आप अपने ही कैटेगरी में संरक्षण की मांग कीजिए, ये नहीं कि आप इधर मांग कीजिए। मांगते हैं तो क्या होगा कि दोनों भाई सलाह हो जाएगा, सुलह होना चाहिए। यहाँ सुलह जब हो जाएगा, दोनों भाई में एकजुटता जब हो जाएगा, तब मिल के एक मुद्दे की बात करेंगे, 60-40 की बात करेंगे, नियोजन नीति की बात करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। लेकिन एक बात आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सुलह होना चाहिए, शांति स्वरूप होना चाहिए, तो ये बात कहाँ पे होगी? ये बात टेबल टॉक पे होगा ना, टेबल में बैठने से बात बनेगा ना। यदि वो रेल टेका कर रहे हैं तो आप भी बाइक रैली निकाल रहे हैं या फिर उलगुलान कर रहे हैं और भी रैली कर रहे हैं, तो ये तो और एक तरह से भड़काव हो रहा है ना, तो फिर ये शांति कैसे बहाल होगा? ये टेबल टॉक होना चाहिए ना। टेबल टॉक तो इन लोगों को सोचना चाहिए था ना जी। जब वो किए तो हम पीछे क्यों रहे, ये भावना सब में आ जाता है जी। तो जब वो लोग रेल रोक सकते हैं, उन लोगों ने फिर वहाँ जाके बहुत लोग बयान कर दिए, देखो हम लोग रेल रोक दिए जी,
तो हमारे लोगों का भी भावना जाग गया, तुम रेल रोक सकते तो हम भी कुछ कर सकते हैं। लोग बार बार बयानबाजी कर, आदिवासी समाज तो नहीं बोला था कि हम रैली करेंगे, आदिवासी समाज तो नहीं बोला था कि हम धरना देंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं कि हम भाई भाई हैं, तो कम से कम अगर एक भाई गलती कर रहा है तो एक भाई को तो सामने आके पहल करना चाहिए ना कि आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो बार बार मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप अपने अधिकार में विस्तार करने के लिए मांग कीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन ये इनके नेता जो शीर्ष के नेता लोग हैं वे बार बार कहते हैं कि नहीं, हमें पहले से एसटी थे, हमको एसटी कैटेगरी ही चाहिए, वंश ट्राइब हमेशा के लिए वो ट्राइब ही रहेगा, इस तरह के बहुत बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, आपके तरफ से भी होना चाहिए पहल, हमारे तरफ से भी होगा पहल। जब आप बार बार कहते हैं, इनके तरफ से शीर्ष नेता लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा ही सारा योगदान रहा है, हमारा ही जमीन गया है, हमारा ही सब कुछ हुआ है, तो हम ही सब कुछ बनेंगे, ये सब गलत बात है ना। आपके शीर्ष नेतागण ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा। आप कहिए ना जी कि आपको संरक्षण चाहिए, संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण के लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ये कहिएगा कि हमारे हिस्से का आरक्षण को खाइएगा, हमारे हिस्से का रोटी को खाइएगा, ये तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। अच्छा, जो युवा हैं जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या क्या वो बरते? जैसे बहुत बार होता है कि आंदोलन में लोग उग्र भी हो जाते हैं। देखिए, यही कहेंगे कि आपसी सौहार्द बना रहे जी। आप बातें करें तो तर्कपूर्ण बातें करें जी। आप किसी को गाली गलौज ना करें, क्योंकि देखिए गाली गलौज किसी मसला का हल नहीं है जी। आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो उसका तार्किक जवाब दिए। अगर हम भी कुछ बोल रहे हैं तो आप मेरे तर्कों को भी, फैक्ट को चेक कीजिए, मेरे बातों पे भी आप अंधविश्वास मत रखिएगा कि राकेश ने बोला है तो सही ही होगा जी। अगर आपको लगता है कि इनका बात सही है तो आप एक बार फैक्ट भी चेक कर सकते हैं, फैक्ट पे बात कीजिए। फैक्टों पे आप, अगर जयराम महतो भी बोलते हैं तो उनके फैक्ट को भी उनके समाज के लोगों को चेक करना चाहिए कि जयराम महतो बोल रहे तो क्या हर बात सही बोल रहे होंगे जी। क्या जयराम महतो गलत नहीं हो सकते? क्या पीएचडी पढ़ा लिखा गलत नहीं हो सकता? आप फैक्ट को चेक कीजिए, अपने अनुसार चेक कीजिए, और कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है अपने अनुसार से भी चेक कीजिए। अभी आपके पास एआई का दुनिया है, आपके पास गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी है, आप चेक कीजिए। और लड़ने और लड़ाने का काम बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सब आपसी में भाई हैं। क्योंकि आज सौहार्द अगर बिगड़ जाता है तो आज झारखंड का मुद्दा कोई नहीं उठाएगा, 60-40 की कोई बात नहीं करेगा, बाहरी लोग आके बस जाएंगे। आप जो आदिवासी की लड़ाई होती थी, जो जल जंगल जमीन के लड़ाई हमारे अगुआ लड़ते थे, हमारे पूर्वज जो जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे, आज वो लड़ाई फिर से नहीं लड़ी जाएगी, बस आती और जाति पाति में लड़ के रह जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा अपने अगुआओं को, युवाओं को, कि आप फैक्टों पे जवाब दें, अनर्गल बयान ना दे, जातिगत पे ना जाएं, आप फैक्ट पे जवाब दें जी। धन्यवाद राकेश जी, आपने मुखरता से अपनी बातों को रखा और बताया कि कैसे सुलह हो सकती है, कैसे समाज एकजुट हो सकता है, हमारा झारखंड कैसे एकजुट हो सकता है और कैसे विकास की राह पे चल सकता है। राकेश जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि हमको एक होना है, हमें झारखंड की बात करना है, झारखंड की नियोजन नीति की बात करनी है, हमारे जो युवा हैं वो कैसे आगे बढ़े, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको कैसे संरक्षण मिले। सभी झारखंड के लोग हैं, सभी झारखंडवासी हैं, सभी मूलवासी हैं, और इसी तरीके से देखना ये होगा आगे कुछ क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7।